हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स को, फिर हमने डिफाइन किया था रेस्ट एंड मोशन को, एंड देन हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद जो ग्राफ थे जो उनका एनालिसिस था, ग्राफिकल एनालिसिस, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मतलब ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब असल में उन चीज़ों पे दोहराने का मकसद क्या है? हमने असल में आज पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशन की जो इक्वेशंस हैं, हमने उन इक्वेशंस को स्टडी करना है। अब इक्वेशंस को स्टडी करना है तो हमें कुछ ओवरव्यू का पता होना चाहिए कि जिसमें हम कहते थे कि रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस था कि एक जगह पे सराउंडिंग के रेशो से मूवमेंट हो रही थी और दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं हो रही थी। सेम एज फिर हमने पोजीशन डिफाइन की कि किसी ओरिजिन की रेशो से अगर आप रेफरेंस पॉइंट को लेकर किसी जगह को डिस्क्राइब करते हैं तो पोजीशन कहलाती है। एंड देन फिर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिफाइन किया कि अगर कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान अगर लॉन्ग पाथ है तो ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि अगर शॉर्ट पाथ हो तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और उसकी डायरेक्शन। सेम एज फिर हमने वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, और फिर हमने कहा कि अगर एक बॉडी डिस्टेंस को किसी टाइम में कवर कर रही है तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। एंड देन फिर हमने डिफाइन किया एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन में हमने डिफाइन किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड को भी डिफाइन किया था। आई होप कि आपको ये सब रिमेंबर होगा। एंड देन इससे पहले हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें हमने कहा था कि अगर चीज़ों को उनके मैग्नीट्यूड की रेशो से डिफाइन कर दिया जाए, तो मैग्नीट्यूड की रेशो से अगर चीज़ों को डिफाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि चीज़ें अगर मैग्नीट्यूड की रेशो से डिफाइन हो रही हैं तो स्केलर्स हैं, कोई डायरेक्शन ना हो, और अगर उनको डायरेक्शन और साथ में हम अगर उन्हें साथ में अगर हमने विदाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन करते हैं तो हम उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। एंड देन हमने फिर ग्राफ्स को चेक किया था। ग्राफ्स में हमने डिफाइन किया था कि किस तरह से अगर बॉडी रेस्ट में हो, अगर बॉडी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी स्पीड के साथ मूव कर रही हो, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। असल में इन्हें ओवरव्यू करने का मकसद क्या है? इन्हें ओवरव्यू करने का मकसद ये है कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो टोटल ग्राफ है, लेकिन ग्राफ से जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उन चीजों को हमने डिस्कस करना है। मींस कि जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं चीजों को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आना है। एंड देन जब हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आएंगे तो फिर हमने उसे मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना है, जो क्या बन जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी, जो क्या बन जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी। सो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू याद होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने ऐसे कहा था कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट ओ पे है और इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है। बॉडी पॉइंट ओ के ऊपर है और इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है। जब बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो इसमें किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होगी, मोशन नहीं होगी। सो यहाँ से हम कहते हैं बॉडी चलना शुरू करती है। जैसे ही बॉडी कुछ पॉइंट तक चलती है मीन्स के बॉडी यहाँ से मूव करती है। जैसे ही बॉडी मूव करती है तो मूव करने से क्या होगा कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, कि बॉडी अपने रेफरेंस से किसी पॉइंट तक जा रही है। सो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से बॉडी कुछ टाइम, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी कुछ टाइम में मूव कर रही है। जब बॉडी या डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम में मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ से बॉडी चली तो कुछ दूर तक चलने से क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम की रेशो से। सो हम ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर जो हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, सो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी। सो हम कहते हैं यहाँ से इस पॉइंट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, वेलोसिटी। और हमने कहा था कि जहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी।
अब वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो सेम एज यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आना शुरू हो गया, वेलोसिटी में चेंज, कि अगर आप हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को देखें तो हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। सो इस रेशियो से हम डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। सो ये हमारे पास हमारा एक ग्राफ बन जाता है। सो यहाँ से हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास ये ग्राफ है जिसकी कोई शेप नहीं है, अब हमने किसी शेप के अंदर इसे लेकर आना है। जब हमें इसे किसी शेप के अंदर लेकर आना है तो अगर हम हमारे पास ये जो पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को एज अ जैसा कि क्या नाम है, हम इसे टोटल फोर्स कंसीडर कर लें। सो अगर हम इसे इसके कंपोनेंट्स में रेजोल्यूट करें, मींस एज कि अगर हम इसे इसके कंपोनेंट में रेजोल्यूट कर दें तो क्या होगा कि यहाँ से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब फोर्स का रेजोल्यूट करना क्या होता है, फोर्स का रेजोल्यूट करने का मतलब ये होता है कि सपोज आज आपके पास एक टोटल नेट फोर्स है। सो आप क्या करते हैं कि नेट फोर्स कब आती है, जब आपके पास कोई सी दो फोर्सेज हो, उनका जो सम किया जाता है, उनका जो एवरेज कैलकुलेट की जाती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, नेट हो जाती है। सो सेम एज हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई एक फोर्स है, नेट फोर्स है। सो उस नेट फोर्स को अगर हम परपेंडिकुलर में मतलब के उसके कंपोनेंट्स में अगर हम रेजोल्यूट करें तो रेजोल्यूट कैसे होता है कि अगर आप उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा कर दें और सेम एज इसी परपेंडिकुलर का अगेन परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, सो ये ट्राइंगल की शेप बन जाती है। सो सेम एज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो इसी का परपेंडिकुलर ये वाला है। सो अगर ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास t है तो आप इसे किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, t ही होगी। तो सेम इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा है वही हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। सो यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके हम इसे नोट कर रहे हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब देखें, अगर आप देखें तो आप इस पॉइंट पे टाइम को नोट करें, यहाँ पे 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 करें, ये सारा एक दूसरे के पैरेलल होगा। जब ये एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उस वक्त में हम क्या कहते हैं कि पैरेलल होने की वजह से अब हम इसे सिंपल लाइक एज कि हम इसे सिंपल मतलब कि इस पॉइंट पे नोट कर लें या इस पे नोट कर लें, टाइम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर हम इसे इस पॉइंट पे चेक करते हैं, मींस एज कि हम इसे इस पॉइंट पे नोट करते हैं, तो ये अब अगर आप चेक करें हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। सो ये जो ट्राइंगल बन रही है असल में यही हमारे इस ग्राफ को सॉल्व करेगी। सो यहाँ से हम कहते हैं कि हमने असल में क्या किया है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो सेम परपेंडिकुलर इस तरफ था तो उसी को हमने यहाँ पे भी कंसीडर किया और यहाँ पे भी कंसीडर किया। अब अगर हम वैल्यूज को देखें, यहां से हमारे पास vi स्टार्ट हो रही है और यहां तक vf है, और हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। सो हम इस जो स्लोप बन रही है, स्लोप क्या होती है, स्लोप जैसा कि हमने प्रीवियस डिफाइन किया था वेरिंग, जिसमें बॉडी वेरिंग मोशन से मूव कर रही थी। सो उसमें हमने क्या कहा था कि स्लोप क्या होती है, एक लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से जो लाइन जोड़ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सो इस तरह से हमारी जो लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट के साथ जो लाइन जोड़ रही होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास स्लोप है, स्लोप में क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी असल में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर देखें यहाँ पे ये टाइम t है तो यहाँ पे भी ये टाइम क्या होगा, t होगा, और यहाँ पे भी ये टाइम क्या होगा, t होगा। और अगर यहाँ पे देखें ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है तो यही पॉइंट यहाँ पे भी
फाइनल वेलोसिटी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी पैरेलल, तो पैरेलल वैल्यूज क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, सेम वैल्यूज होती हैं। अब अगर हम इन्हें नाम दें, 0 मिल गया, O A B C और D, A B C और D। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं इस ग्राफ से। अब हम इस ग्राफ को सॉल्व करने हैं, और अभी आपको कहा था कि आपके माइंड में कुछ ओवरव्यूज होना जरूरी है। लाइक जैसे हमने डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास है, ये होती है। अब असल में इस ग्राफ से हमने कैलकुलेट क्या करना है, इससे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, रेस्ट मोशन, फिर हमने क्या पढ़ा है, फिर हमने उसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनकी टर्म में पढ़ा है, एंड देन एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्टेंस भी था। सो हमने असल में उन्हीं चीजों की रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सपोज इसके अंदर आपने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, या इसी तरह आपने और वेलोसिटीज की रेशियो को भी डिस्कस करना है। ये कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें आपने डिफाइन करना है इस ग्राफ की मदद से। इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसी के लिए असल में जब हम इन्हें सॉल्व करते चले जाएंगे तो यही सोल्यूशन हमारा क्या बनता चला जाता है, यही सोल्यूशन असल में हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट होता चला जाता है। उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम आते हैं इस पॉइंट पे। यहां से अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है जो कि स्लोप की फॉर्म में है, जो कि क्या है, स्लोप की फॉर्म में है। जब ये हमारे पास चेंज स्लोप की फॉर्म में है, हमने लास्ट ग्राफ के अंदर भी स्लोप को सॉल्व किया था। हमने क्या कहा था, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब अगर आप देखें, स्लोप में आपके पास वैल्यू किस चीज की आ रही है, ए की, एक्सेलरेशन की। ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी से लेकर सी तक, बी सी, और इस तरफ हमारे पास टाइम है, वो है ए सी की फॉर्म में, ए सी। अब यहां से मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि असल में आपने करना क्या है। ये आपके पास क्या है, एक वाइब्रो मार्कर है। अब मैं ये कहता हूं कि इस टोटल की जो लेंथ है ना, इस टोटल की जो लेंथ है वो है सपोज एज 2 मीटर। वो क्या है, सपोज एज 2 मीटर है, या चलिए इजी कर लेते हैं 2.5 मीटर है। क्या है, इस पूरे की लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर। और ये जो पार्ट है, ये स्ट्रिपर जो लगा हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। पूरे की कितनी है, 2.5, और यहां से यहां तक की कितनी है, 0.5। रिमेनिंग जो ये है वो कितनी है, आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं 2.5 माइनस 0.5। कैसे, 2.5 माइनस 0.5, या मैं सिंपल वर्ड में कहूं, ये टोटल वैल्यू है 2.5, यहां तक है 2, ये रिमेनिंग कितने का है, ये क्या हो जाएगा, अगेन आप 2.5 में से 2 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5। अब तो अगर इसी एग्जांपल को यहां पे अप्लाई करें, देखें यहां से लेकर यहां तक टोटल वैल्यू क्या है, VF। हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है, VF। जबकि यहां से लेकर यहां तक का भी हमें पता है, मीन्स कि अगर हम इसे सिंपल वर्ड में लिखें BD, टोटल BD, उसमें से माइनस क्या कर दें, CD, और डिवाइडेड बाय AC। अब देखें B से D तक क्या है, VF, माइनस
सी से बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इधर यहाँ वी आई है, सो यहाँ पे भी क्या होगा वी आई, सो वी एफ माइनस वी आई, और ए सी का हमें पता है टाइम है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब देखें हमने सिंपल ही फार्मूला यूज किया है, टोटल भी हमें पता था और कुछ पार्ट जो था वो भी पता है। सो टोटल में से अगर वो कुछ पार्ट माइनस कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो हमने क्या किया, टोटल पार्ट माइनस रिमेनिंग पार्ट, सो हमारे पास जो यहाँ पे अननोन पार्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय AC, वो हमें पता है पहले से T है। सो VF माइनस VI ओवर T, और अगर यहाँ से भी से चेक करें तो ये सेम, अगर आपको ओवरव्यू वाला याद है तो ये सेम वैल्यू ही बन रही है। अब एक्सेलरेशन तो आ गया है, अब इसे हम अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सो अगर मैं T को इस तरफ ले आऊं, सो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, VF माइनस VI, और VI को मैं अगर इस तरफ ले आऊं, सो VI प्लस AT, क्योंकि माइनस का इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, सो हमने दोबारा से अरेंज किया तो VF एक तरफ कर दिया और VI प्लस AT दूसरी तरफ कर दिया। सो हमारे पास ये क्या आ गई है, एक इक्वेशन आ गई है। सो हम ये कहते हैं कि असल में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सो हमारे पास ये क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं गेन। हमारे पास क्या होता है, गेन पॉइंट होता है। सो हमने डिस्क्राइब क्या किया, हमने डिस्क्राइब किया है कि हमें पता था कि स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर बेस, और उसे हमने डिफाइन किया, परपेंडिकुलर BC था और बेस AC थी। सो BC ओवर AC। सो BC असल में क्या था, ये वो पॉइंट था जो अननोन था, जबकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों ही नोन थे। तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया डिवाइडेड बाय AC। सो VF माइनस VI ओवर T, एंड देन T को हम इस तरफ लेंगे तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, और VI को हम इधर लेंगे तो ये क्या हो गया, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि अब हमारे पास वेलोसिटी वाली टर्म तो हो गई है सॉल्व। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमारे पास अगर इसी पॉइंट को अगर हम मतलब कि सॉरी इससे आगे चलें, सो फर्स्ट इक्वेशन के पास बाद हमारे पास दूसरी कौन सी इक्वेशन है जो बन सकती है। सेकंड इक्वेशन की तरफ जाने से पहले मैं कुछ छोटा सा थ्योरम है मैथ का वो समझाना चाहूंगा कि ये है वो एक क्वेश्चन, ये एक विंडो है, इस विंडो को सॉल्व कैसे, मतलब इस विंडो का ना एरिया कैलकुलेट करना होता है, इस विंडो का क्या करना होता है, एरिया कैलकुलेट करना होता है। सो इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है कि हम इसे डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। सो टू पार्ट्स में क्या बन जाता है, एक तरफ आपके पास रेक्टेंगल बन जाती है और दूसरे तरफ सेमी सर्कल बन जाता है। तो सेमी सर्कल, अब इसमें क्या होता है क्या कि आप पहले सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे आप इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास इस पूरे सरफेस का एरिया आ जाता है। अब आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, आपको क्या शो हो रहा है, देखिए एक तो आपको रेक्टेंगल शो हो रहा है और दूसरा आपको ट्राइंगल। अब चूंकि हम एक्सेलेरेशन वाली टर्म तो यूज कर चुके हैं, हम दोबारा उसी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम उसी को रिपीट करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। अब हम कहते हैं देखें बॉडी यहां से चली ए पे आई, ए से बी पे गई और बी से सी को क्रॉस करते हुए डी पे आ गई। बॉडी ओ से चलती है, ए पे जाती है,
ए से बी पे जाती है, बी से डी पे जाती है सी को क्रॉस करते हुए। अब हम ये कहते हैं कि इस दौरान जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ था, इट मींस कि हमने यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम ये कहते हैं कि इस दौरान जितना भी डिस्टेंस हुआ था तय, हमने उसको कैलकुलेट करना है। हमने किसे कैलकुलेट करना है, हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमें सेम एज उस मेथड को यूज करना है कि हमने इसके दो पार्ट बनाने हैं। सो दो पार्ट कब बनेंगे, अब इसी चीज को हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। मींस के इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसे हमने सॉल्व करना है, उसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसका मेथड क्या है, उसका मेथड यही है कि आप इस पार्ट को किसी ना किसी फिजिकल शेप के अंदर लेकर आएंगे। अब वो आपने कैसे लेकर आना है, वो अपने परपेंडिकुलर्स या फिर बेस इस तरह से ड्रॉ करके ही इसे लाना होगा। सो सेम एज हम पहले से ही कर चुके हैं कि हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस बन गया है। सेम एज हमारे पास अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुका है और यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन चुके हैं। सो एरिया अंडर द कर्व हम डिफाइन करेंगे अंडर द कर्व किसके इक्वल होगा। अब देखें एरिया अंडर द कर्व में आपके पास दो चीजें बननी है, एक है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल। सो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और साथ में ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है एंड देन सम अप करना है। तो एरिया अंडर द कर्व मींस कि आपके पास पूरा जो मतलब कि आप अगर कहें ये जो डिस्टेंस यहाँ से तय होकर यहाँ तक आ रहा है उस डिस्टेंस को हमने डिफाइन करना है, तो वो हमारे पास इस मेथड से आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखें आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल और उसका एरिया। रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब वो जिनके जो आमने सामने वाले इन फ्रंट्स जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती है, मतलब आमने सामने वाले अजला बराबर होते हैं। सो यहां से अगर हम देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। अब अगर हम डिफाइन करें यहां सेंटर से एक लाइन कट कर दो, मतलब इस कार्नर से इस कार्नर, तो आप देखिए क्या बन गया हमारे पास, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल इस तरफ बन गया और एक ट्राइंगल उसके अपोजिट साइड बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने रेक्टेंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है जिससे हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। हमने रेक्टेंगल को दो हिस्सों से अगर हम देखें कि हमने रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास दो इक्वल क्या हो रही हैं, ट्राइंगल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इट मींस कि अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक रेक्टेंगल प्रोड्यूस होती है। सो सिंपल वर्ड में हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब हम आते हैं लेंथ इनटू विड्थ की तरफ। देखें लेंथ इनटू विड्थ 1/2 लेंथ। अब अगर हम देखें एक तरफ हमारे पास क्या है, B से लेकर C तक विड्थ और लेंथ है A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, BC इंटू AC, BC इंटू AC। अब अगर हम प्रीवियस अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया था अगर हम उससे देखें
तो हमें क्या पता चलता है, BC असल में किसके इक्वल था, प्रीवियस, अगर आप इसे प्रीवियस देखें तो BC किसके इक्वल था, VF माइनस VI, या अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में लिखूं तो ये क्या था, BC असल में इक्वल था BD माइनस CD इंटू AC जो इसकी लेंथ है, सो 1/2 VF माइनस VI इंटू टाइम। अब अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से VF माइनस VI की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगी, VF माइनस VI, सो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, T है, T इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, T इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, AT, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, AT। सो 1/2 और VF माइनस VI क्या हो जाएगा, AT इंटू T, सो 1/2 AT का स्क्वायर, 1/2 AT का स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर क्या आया है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है, 1/2 AT स्क्वायर, या ऐसे कह रहे हैं कि हाफ AT स्क्वायर। अब हमने सेम एज इसी चीज को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। सो उसमें भी हम देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या आ चुका है, 1/2 AT स्क्वायर। लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ क्या है, O से D, या यहां से देख लें A से C, OD इनटू, और अगेन इस तरह देखें तो CD। O से D में क्या आ रहा है, जस्ट टाइम आ रहा है, इनटू C से D, यानी 0 से लेकर VI, 0 से लेकर VI। सो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 0 से VI, सो हम इसे लिखेंगे VI, क्या लिखेंगे, VI। अगर ये वाला पार्ट होता तो फिर हमें अगेन BC वाला मेथड यूज करना पड़ता, बट ये जस्ट इतने ही पार्ट को सॉल्व करना है। सो सिंपल यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू क्या है, VI है, सो हमने VI लिख दिया है। सो ये हो जाएगा VI T। सो एरिया अंडर द कर्व क्या है, S, हम यहां से कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AT स्क्वायर प्लस VI T। सो इसे अगर हम रीअरेंज करें, सो ये हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो यहां से हम डिफाइन करते हैं कि असल में हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन मैं इसे रिव्यू कर देता हूं कि इसमें हमने किया क्या है। इसमें हमने ये कहा था कि बॉडी O से लेकर A तक जाती है, A से B और B से D को जाती है, C को क्रॉस करते हुए। सो यहां से हमें टोटल जो डिस्टेंस
हमने उस टोटल डिस्टेंस को डिफाइन करना है कि वो कितना है, उसकी एक इक्वेशन डिफाइन करनी है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने इरेगुलर शेप सी थी, हमें नहीं पता था कि क्या बन रही है, सो हमने उस इरेगुलर शेप को एक रेगुलर शेप में कन्वर्ट किया है। जब हमने उसे रेगुलर शेप में कन्वर्ट किया तो उससे हमें क्या पता चला, उसे हम देखते हैं कि जैसे ही मतलब कि हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है। सो मैथमेटिक्स में एक लॉ है जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास इरेगुलर बॉडी हो तो हम उसे पहले रेगुलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो सेम एज हमने क्या किया है कि हमने इस पूरा जो डिस्टेंस था हमने कहा ये समय क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया और एक रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट किया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट किया, वो हाफ ए टी स्क्वायर था, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया तो वो क्या था, वी आई टी। और हमने कहा कि टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो एरिया है वो आ गया है, जिसे हमने क्या कहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। सो सेम एज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अब तक हमने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, उन इक्वेशन में क्या है, उन इक्वेशंस के अंदर अब तक दोनों इक्वेशंस के अंदर टी यूज हो रहा था, मतलब टाइम यूज हो रहा था नहीं, मतलब ये कि अब तक हमारे पास जो इक्वेशन थी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी vf इक्वल टू vi प्लस at, टी वैल्यू है। सेकंड थी s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, तब भी 2 टाइम्स टी है। सो हमने ये कहा है कि अब अगर हम टी के बगैर यानी टी को एक्सक्लूड करके अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो क्या इक्वेशन बनती है या नहीं। सो उसी चीज को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो इससे पहले हमारे पास क्या था, इससे पहले हमारे पास जो वैल्यूज थी वो एक मतलब के प्रॉपर शेप में थी। अब हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं, मतलब अब यहाँ से जो हमने ये ड्रा किया था परपेंडिकुलर वो हमने खत्म कर दिया है। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लाइकस ट्रेपेजियम की शेप आ गई है, जैसा कि इस टॉपिक से पहले जो एग्जांपल है उसमें भी ट्रेपेजियम को ही सॉल्व किया गया है। तो सेम एज हमने उसी मेथड से ही इसे सॉल्व करना है। सो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का फार्मूला ये होता है 1/2 लेंथ इनटू हाइट। अब 1/2 क्या है, देखें यहाँ पे असल में जब भी ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें हमेशा जो लेंथ्स होती हैं उनका एवरेज यूज करते हैं। लेंथ का क्या यूज करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। मींस एज कि अगर सपोज एज हमारे पास 2 लेंथ्स हैं तो हमने सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी है 1 2। सो हमने 1/2 इसलिए लिखा है, मींस एज कि हम इसका यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं। अब सपोज एज अगर ये वैल्यूज सेम होती, वैल्यूज क्या होती सेम, तो उस सूरत में क्या होना था, उस सूरत में ये होना था कि ये वैल्यूज एक जैसी होने की वजह से आंसर भी एक जैसा ही आता। सपोज 5 और 5 होती, सो एवरेज जब लेते हैं इसका 5 और 5 का तो हमारे पास 5 ही एवरेज आता। एवरेज कैसे आता, मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज 5 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, 5 + 5 यानी 2 वैल्यूज है, 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 5। सो 1/2 किस लिए लिखा है, एवरेज के लिए लिखा है, इनटू हाइट। सो इसकी जो हाइट होगी हमने उसे डिफाइन करना है। तो यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब असल में क्या है, हम यहां से चले ए पे गए, ए से बी और बी से डी पे गए, तो ये सारा हमारे पास ट्रेपेजियम की शेप आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं, ये असल में जितना भी एरिया इसने कवर किया है ये सारा ग्राफ के अंदर आ रहा है। सो हम कहते हैं कि ये एरिया अंडर द ग्राफ है। इससे पहले जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि हमने एरिया अंडर द कर्व कहते रहे, सॉरी एरिया अंडर द कर्व नहीं, हमने इसे एरिया अंडर द ग्राफ कहना था। सो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो उसे सॉल्व करने का फार्मूला क्या था, 1/2 लेंथ इनटू हाइट, 1/2 लेंथ। अब यहां पे लेंथ है 2, एक है 0 से यानी O से A और दूसरी है B से
डी। दूसरी क्या है, बी से डी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या आ रही है इसकी, ओ से डी। 1/2 ओ ए, यहां से लेकर यहां तक बी आई प्लस बी डी बी एफ इंटू ओ डी। हमारे पास क्या है, टाइम। हमारे पास क्या है, टाइम ओ डी। अभी हमने डिफाइन किया है कि हमें टाइम को यूज नहीं करना, हमने विदाउट टाइम के इक्वेशन बनानी है कि सपोज अगर हमारे पास टाइम ना भी हो तब भी हम डिस्टेंस को कवर कर सकें कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितनी स्पीड के साथ। सो उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखें यहाँ पे अब आपने टाइम को कैंसिल करना है। टाइम कैंसिल कैसे होगा, इनवर्स लेके। टाइम कैंसिल कैसे होगा, इनवर्स लेके। सिंपल सी चीज है, इनवर्स तो ले लेते हैं लेकिन उससे आगे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन भी हासिल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप डिवाइड बाय टी कर दें, दोनों तरफ हो तो जाना है लेकिन इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें। अब ये हमारे पास सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इस 2 को ले आते हैं इस तरफ। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस वी एफ इंटू टी, वी एफ इंटू टी। अब अगर मैं यहां पे स्पीड को मल्टीप्लाई करता हूं, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डी बाई टी, एफ बाई टी, डी बाई टी। सो डी बाई टी। अब टी तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे वी एफ है और यहाँ पे डी है, कोई मतलब कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं इसके साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसमें जो दूसरा डिफरेंस आना है ना वो ये आना है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां हमारे पास अननोन यूनिट्स क्रिएट होंगे। अननोन यूनिट्स इट मींस के अनबैलेंस है। सो हमने इसे बैलेंस करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाय टी। आप देखें t से t कैंसिल हो जाएगा, यहां v मल्टीप्लाई होगा तो ये भी v है और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी v है। सो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि यूनिट में भी चेंजिंग नहीं आएगी और साथ में जो दूसरा फायदा होगा कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, क्या था, bc। अब क्योंकि यहां पे ac तो है नहीं तो हम od को ही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय bc ऑन बोथ साइड्स। सो 2 into bc over od is equal to vf plus vi, रीअरेंज कर दिया, इंटू टी इंटू bc ओवर bd। अब bc और bd तो आपस में कैंसल, सो ये ऐसा आएगा यहाँ पे bc और bd, bc ओवर bd इक्वल किसके हैं, a के। सो 2as। अगर यहाँ से ना भी क्लियर हो तो फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं, हमने इसका पूरा प्रूफ वहां पे सॉल्व किया है। सो 2as इज इक्वल टू, अब ये है vf प्लस vi और bc हमने प्रीवियस सॉल्व किया था वो आता था vf माइनस vi, vf माइनस vi। अब अगर हम यहां से देखें मैथ का फार्मूला बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जिसमें हमने डिफाइन किया कि अगर हम टाइम को एक्सक्लूड कर दें तब भी हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। अब अगर हम इन इक्वेशंस का फिजिकल मीनिंग चेक करें, इन इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग चेक करें तो देखें फर्स्ट, अब ये हमारे पास क्या है, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या थी, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड क्या थी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड वन क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब असल में हम डिफाइन ये करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट हम ये डिफाइन करती है कि जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी जो फाइनल तक पहुंचने की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उसकी इनिशियल और एक्सेलरेशन इनटू टाइम का सम होती है। फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल और एक्सेलरेशन इनटू टाइम का सम होती है, यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो हमेशा हाईएस्ट ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन हमें डिफाइन करती है कि बॉडी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बॉडी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो असल में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन और टाइम के स्केयर का सम होती है। एक्सेलरेशन और टाइम के स्केयर का हाफ का सम होती है। मतलब कहने का ये है कि जब भी बॉडी ट्रेवल कर रही होती है तो हमेशा जैसे जैसे मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे ही उसकी जो डिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। और थर्ड वन हम डिफाइन करते हैं कि अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए सो हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डबल ही आती है। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो वो हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के 2 गुना होती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी इक्वेशंस समझ आ गई, मींस के 3 इक्वेशन समझ आ गई होंगी। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बेसिक हैं और इन्हीं से फर्दर आपका जो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं और जो कंसेप्ट हैं वो इन्हीं से ही क्लियर होंगे। सो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें।